हेलो टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग चैप्टर 17 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत दूर तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब बायोलॉजी की स्टोरी याद करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमें। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बायोलॉजी क्या होती है बच्चों? किसकी स्टोरी? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टोरी। और किन की स्टोरी? जितने भी लिविंग प्रोसेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में उनकी स्टोरी। जब हमने ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग प्रोसेस की स्टोरी के बारे में बताया, तब हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया कि लिविंग होते क्या है, कोई बताओ। तो हमने लिविंग क्या होता है वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आखिर नामकरण किसने किया। तो फिर हमने वो पढ़ा। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आसान तरीके से कैसे पढ़े, तो फिर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ली। और जब ये क्लासिफिकेशन हो गया, फिर पता चला कि एक मन का राजा है, मोनेरा। फिर प्रोटिस्टा और फंगस। उसके अलावा प्लांट्स एंड देन एनिमल्स। यह प्लांट और एनिमल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक अलग अलग चैप्टर में पढ़ना चाहिए। तो प्लांट और एनिमल किंगडम को अलग अलग चैप्टर में पढ़ लिया। प्लांट में यार कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर और फ्रूट दे रहे हैं हमारे जीने का तरीका। तो दैट इज चैप्टर 5। इट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अलग से हमने पढ़ लिया। और चैप्टर 6 में हमने उसी की एनाटॉमी बता दी। अब बाहर का देख लिया, अंदर का देख लिया प्लांट्स का। एनिमल के भी टिश्यूज के बारे में कोई बताएगा क्या? बिल्कुल बताएंगे। और साथ ही साथ आप तो थोड़े से कॉकरोच, जिसको पूरे लाइफ में अपने हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी, देखो उसको बायोलॉजी में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। फ्रॉग्स को अलग से हमने पढ़ लिया। फिर आता है चैप्टर 8। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने किनके हैं? सेल्स के। तो उनके बारे में कौन बताएगा? हम बताएंगे। हमारे अंदर केमिकल लोचे हो रहे हैं, तो मतलब हम केमिकल्स के बने हैं। किस केमिकल्स के? तो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि ये सेल आखिर डिवाइड कैसे हो रहे हैं। हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाई की। और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा कि आखिर ये प्लांट खाना बना तो रहा है, लेकिन कैसे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और खाना बना करके वो दे क्या रहा है? वो दे रहा है एनर्जी। तो वो कैसे? रेस्पिरेशन के थ्रू। फोटोसिंथेसिस कर लिया, रेस्पिरेशन कर लिया, अब क्या बचा? प्लांट ग्रो कैसे किया? प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हमने क्या पढ़ा? बहुत प्लांट प्लांट हो गया। कुछ ह्यूमंस के बारे में कोई बताएगा क्या? हम जिंदा कैसे हैं? हम सांस कैसे ले रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। तो चैप्टर 14 में हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाई की। जब हमें ये जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया, भैया ब्रीदिंग और एक्सचेंज ब्लड के थ्रू हो रहा है। ये ब्लड क्या है? बॉडी फ्लूइड है। क्या ये सिर्फ ले जा रहा है सेल के पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट? लेकर के भी आ रहा है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है, सर्कुलेट कर रहा ब्लड इधर से उधर। तो क्या ये सिर्फ अच्छा खाना लेकर के जा रहा है? खराब प्रोडक्ट का क्या? ये खराब प्रोडक्ट भी निकालेगा। कहाँ से? एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। फिर हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उनके एलिमिनेशन के बारे में। हमारे दिमाग में क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हम आंखें झपका सकते हैं, ये मूवमेंट हो रही है हमारी आईज की ब्लिंकिंग की। सांस ले रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। यहाँ से चल के वहां जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्या आंखें झपकाना, सांस लेना और ये यहाँ से यहाँ चल के जाना सिर्फ मूवमेंट है? नहीं। आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में। आंखें झपकाना इज मूवमेंट, लेकिन यहां से यहां तक चल के जाना इज लोकोमोशन। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। आंखें झपकाना मूवमेंट तो है, बट वो लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ऑर्गेनिजम्स का शिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो बेसिक हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इससे 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने वाले बच्चों। देखो जो मैंने सबसे पहली चीज तुम्हें बताई
वॉलेंट्री मूवमेंट जिससे चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन हो उसको लोकोमोशन बोलते हैं। इसलिए जितना भी लोकोमोशन है सब मूवमेंट है, बट सारा मूवमेंट से लोकोमोशन नहीं होता है, सारे मूवमेंट से चेंज इन प्लेस या पोजिशन नहीं होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमने पैरामीशियम कहाँ पढ़ा था, याद करो। हमने हाइड्रा भी पढ़ा था, और ह्यूमंस का तो हमें पता ही है। तो पैरामीशियम के पास सीलिया थी बच्चों, सीलिया से क्या कर रहा था वो फूड को मूव कर रहा था फेरिंग्स के थ्रू। यहाँ पे उसकी सीलिया थी, फूड को मूव करके ले जा रहा था, और ये लोकोमोशन उसके चलने में भी हेल्प कर रहा था। तो ये जो पैरामीशियम थी इसके बॉडी में भी थी, इसको लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा था, फूड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहा था। हाइड्रा, हाइड्रा के पास टेंटिकल्स है बच्चों, अगेन ये टेंटिकल से पकड़ करके लाएगा प्रे को, और लोकोमोशन भी करेगा, चलेगा भी इसी के थ्रू। और लिम्स, लिम्स क्या कर रहा था बच्चों, चेंज। हमारे हाथ पैर क्या करते हैं, बॉडी पोस्चर, अभी मैं ऐसे बैठ गई, अभी मैं ऐसे बैठ गई, चेंज इन बॉडी पोस्चर। और चलने में भी कौन हेल्प कर रहा है, हमारे दो पैर। ठीक है, तो ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स में है जिनमें लोकोमोशन और मूवमेंट सेम सिस्टम के थ्रू देखने को मिलता है। अब कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं हमारे बॉडी में, नॉर्मल ये सबको पता है। अमीबॉइड मूवमेंट, हम लोग अमीबा है क्या, हमारे अंदर अमीबॉइड मूवमेंट होंगे। बच्चों हमारे अंदर जो सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस, जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट है ब्लड में, ल्यूकोसाइट्स क्या होता है मैम, ये मैक्रोफेजेस अब क्या क्या नए नए वर्ड इजाद करके ला रहे हो। तो बच्चों वो WBC व्हाइट ब्लड सेल को ही ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस कौन शो कर रहा था, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट शो कर रहा था, वही होते हैं मैक्रोफेजेस। तो ये सारे सेल्स अमीबॉइड, अमीबॉइड क्या होता है, सिंपली स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ऐसे ऐसे मूवमेंट को अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं, ये वो मूवमेंट शो कर रहे हैं। और कौन शो करता है, साइटोस्केलेटन एंड माइक्रोफिलामेंट। मैम साइटोस्केलेटन और माइक्रोफिलामेंट से सेल स्ट्रक्चर याद आ रहा है। तो ये भी कौन सा मूवमेंट शो कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, अमीबॉइड मूवमेंट। स्यूडोपोड्स किसके पास होता है, वो तो अमीबा के अंदर होता है ना बच्चों, अमीबा तो अमीबॉइड मूवमेंट शो करेगा ही, वो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से बनता है, ये तो अलग बात होगी। अब हमारे बॉडी में सीलियरी, सीलिया कहाँ प्रेजेंट है, कौन बताएगा मुझे। अभी मैं तुम्हें हाइड्रा रिवाइज कराती हूँ, हाइड्रा का टेंटेकल्स दिखाती हूँ, तब तुमको याद आएगा। निडेरियंस याद कराती हूँ, निडेरियंस निडर क्यों थे बच्चों, निडेरियंस निडर थे क्यों, क्योंकि इनके पास नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट मतलब एक ऐसा टेंटेकल था जिससे ये कैप्चर कर रहे थे प्रे को, और साथ ही साथ ये इसको लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा था। इसी का एग्जाम्पल बच्चों क्या आता है तुम्हारा, हाइड्रा, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा। फिर अभी मैं तुम लोगों को पैरामीशियम याद दिलाती हूँ, सारा कुछ हम लोग रिलेट करते करते पढ़ेंगे बच्चों, एक भी ऐसा चीज नहीं होगा जो हम लोग बैक जाके रिवाइज नहीं करेंगे। अगेन पैरामीशियम के पास सीलिया थी, उसके वजह से ये मूव कर रहा था, और यही सीलिया इसके फूड को भी ट्रांसपोर्ट कर रही थी। देखो सीलिया वाटर लेडन विद फूड, साइटोफेरिंग्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करी थी, यही सीलिया से ये एक्टिवली मूव भी कर रहा है। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में हम लोगों ने पैरामीशियम पढ़ा था, हाइड्रा हमने निडेरियंस में पढ़ा था। तो एनिमल किंगडम का कितना पार्ट हम लोगों का इधर रिवाइज हो रहा है, बस देखो डेली एक टॉपिक हम लोग रिवाइज करते हैं उधर से। अब बच्चा ये सीलियरी सीलिएटेड एपिथीलियम किसको याद है, ये सीलिएटेड एपिथीलियम कौन सी एपिथीलियम है, ये सिंपल एपिथीलियम है। कि क्यों प्रेजेंट है सीलिया, ताकि वो पार्टिकल या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर सके। कहाँ थी, हमारे ब्रोंक्यूल्स में थी, हमारे फैलोपियन ट्यूब्स में थी। तो ये सीलियरी मूवमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब में, मतलब ट्रेकिया में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ट्रेकिया से क्या होगा, डस्ट पार्टिकल हटेंगे, फॉरेन सब्सटेंस हटेगा, जो भी हम लोग इनहेल कर रहे हैं बाहर से। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होगा, वो सीलिया ओवम को रास्ता देगा कि भैया जल्दी पहुंचो स्पर्म के पास, फर्टिलाइजेशन कराना। उसके बाद मस्क्यूलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ लिप्स, मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ जॉ, ये सब क्या है तुम्हारा मस्क्यूलर मूवमेंट। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मसल्स के पास जो लोकोमोशन में हेल्प करता है एंड अदर मूवमेंट्स में हेल्प करता है। अब हम लोग स्पेसिफिक, हमें अमीबॉइड मूवमेंट सीलियरी मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, मस्क्यूलर मूवमेंट मसल से मतलब है, क्योंकि वो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। मसल्स के बारे में अब कहाँ पढ़ा था, किसको याद है, किन टाइप के मसल्स होते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे, याद है। मसल लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स, मायोफिब्रिल्स के बने, यही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यही रिलैक्स करते हैं।
इसका यही काम होता है अपने बॉडी के पोजीशन को मेंटेन करके रखना। जितने भी मूवमेंट हो रही है बॉडी में वो मसल्स की वजह से हो रही है। तो किन 3 टाइप के मसल्स से बच्चों? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल का क्या काम था? बॉडी पोस्चर को चेंज कराना, लोकोमोशन में हेल्प करना। बाइसेप्स मसल। और स्केलेटल मसल का एक स्पेसिफिक फीचर क्या था? इसमें स्ट्राइएशंस थे, पीवाईक्यू, और इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है ही मसल्स में। अब स्मूथ मसल्स के बारे में क्या पढ़ा था? स्पिंडल शेपेड, फ्यूजिफॉर्म शेपेड होते हैं, दोनों एंड्स पे ये टेपर करते हैं। क्या इनमें कोई स्ट्राइएशंस दिख रहे हैं बच्चों? कोई स्ट्राइएशंस नहीं है। और ये इनवॉलेंट्री, ये तो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होते, कंट्रोल में नहीं हो रहे। और स्मूथ है मतलब ये स्मूथली अंदर एक्शंस हो रहा है और हमें पता नहीं चल रहा ये मसल्स की हेल्प से। तो अंदर कहाँ? इंटरनल ऑर्गन में, ब्लड वेसल्स में, स्टमक अपना काम कर रहा है, इंटेस्टाइन अपना काम कर रहा है, हम लोगों को कुछ नहीं पता चल रहा। क्यों? स्मूथली काम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो स्मूथ मसल्स के बने हैं। ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, गैमेट्स का ट्रांसफर हो रहा है जेनिटल ट्रैक्ट में, सब स्मूथली हुए जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्डियक मसल, जो सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है और इनके बीच में जो डिस्क होती है, जंक्शन होती है, उसको हम लोग इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। अगेन ये भी कैसा है बच्चों? इनवॉलेंट्री है। तो 3 टाइप के मसल्स तो हम लोगों ने पहले ही पढ़े थे। इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम वाला पार्ट भी हम लोगों ने यहीं पे देख लिया था। ऐसे ही हम लोग रिलेट करते करते चलेंगे। और जब हम लोग सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो ब्लड को हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बताया था, वो भी यहाँ से क्लियर था हमारा। अब ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू तो है, बिल्कुल है। मेसोडर्म ओरिजिन, मसल, एम से मेसोडर्म। अब ये क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स होगा, ये एक्साइटेड होगा, ये एक्सटेंसिबल है, ये इलास्टिक है मसल्स। अब हमें स्केलेटल मसल्स पे ज्यादा फोकस करना है। कार्डियक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि हार्ट हमारा कैसा था, मायोजेनिक टिश्यू था, ये हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ लिया। स्मूथ मसल्स एज सच इंडिविजुअल पढ़ना नहीं है, तो बचा क्या? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स बहुत सारे मसल बंडल देख लो बच्चों। अगेन कोई भी स्ट्रक्चर बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर से मिलकर के ही अल्टीमेटली तो बहुत सारा मसल बंडल मिलकर के ये बना रहा है। ये कैसे एक दूसरे से हेड बंधा हुआ है? तो एक लेयर, कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फासा। अब हर बंडल में देखो कितने सारे मसल फाइबर है, छोटे छोटे। ये जो छोटे छोटे है ये मसल फाइबर है हर बंडल में। और हर मसल फाइबर, हर एक सेल जो होगा मसल का, वो अगेन नॉर्मल सेल के बाहर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, बस इसको नाम हम लोग सार्कोलेमा दे देंगे। और सेल के बाहर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जिसका नाम यहाँ पे हम लोग सार्कोप्लाज्म बोल देंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे जिसको हम लोग सिंशियम बोलेंगे। इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। यही सी से कैल्शियम अंदर रखता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सी से कैल्शियम, सी से यही कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा। और यहाँ पे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं, मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल्स एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। इसमें ऑल्टरनेट डार्क, इसका स्ट्राइटेड अपीयरेंस क्यों है? ऐसे स्ट्राइएशंस क्यों है? क्योंकि डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसे करके यहाँ पे अटैच्ड है। ये डार्क और लाइट बैंड है क्या? ये बच्चों अंदर प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन। देखो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज्ड है और ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड है टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल, देखने को भी मिल रहा है। अब एक्टिन, बच्चों एक्टिन इज लाइट बैंड, ठीक है, कॉल्ड एज आई बैंड। अली करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं। एक्टिन इज लाइट, लाइट इज आई, आई इज आइसोटोपिक बैंड। अब यहाँ पे तुमको एक डायग्राम दिखेगा बच्चों, जिसमें ये तुम्हारा बैंड कैसा है? लाइट है, ये डार्क है। अब लाइट बैंड के बीच में एक लाइन दिख रही है तुमको, ये जेड लाइन कहलाती है। थिन फिलामेंट इसी से अटैच्ड होते हैं। डार्क बैंड इज मायोसिन, तो एम ए डी, अली इज मैड करके तुम याद रख सकते हो। एम इज मायोसिन बैंड, ए बैंड और एन आइसोट्रोपिक बैंड विच इज द डार्केस्ट बैंड। ये देखो थोड़ा सा इससे ज्यादा मोटा है, थिकर है। और इसके सेंटर में जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसके यहाँ पे बना हुआ नहीं, इट इज नोन एज दिस एम लाइन। ये तुम्हारा एक्टिन है जिसके सेंटर में जेड लाइन है, ये मायोसिन है जिसके सेंटर में एम लाइन है। लेकिन हम लोगों को ये वाला पिक्चर याद रखना है। यहाँ तक क्लियर? अब तुम देखो, दो जेड लाइन के बीच में क्या है? सार्कोमियर। यही तो स्ट्रक्चरल यूनिट है एक मसल की, सार्कोमियर। फंक्शनल यूनिट कॉन्ट्रैक्शन का क्या है? यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज
सार्कोमियर। अब रेस्टिंग स्टेट में जब मसल रेस्ट कर रहा है बच्चों, तो क्या होगा? एक ऐसे डार्क बैंड होगा मोटा सा, और इसको ओवरलैप कर रहा होगा हाई बैंड, मतलब लाइट बैंड। और कुछ सेंट्रल पार्ट जो होगा वो खाली रहेगा, ये ओवरलैप नहीं हो रहा होगा, जो कि बनाएगा एज जोन। ये नॉर्मल टाइम है, ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में बात हो रही है। एक बार इतने दूर तक हम लोग एनसीईआरटी में रिवाइज करें। कुछ भी नहीं है बच्चों, 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे। इस पेज से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। बस तुमको यहाँ पे ये इतना ही कुछ याद रखना है, जो अभी मैंने बताया कि मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग किसमें होती है? अमीबा में, सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। सीलिया, फ्लैजेला, टेंटिकल्स का मूवमेंट हमने देखा। हमारा लिम्स मूव कर रहा है, जॉज मूव कर रहे हैं, आईलिड्स मूव कर रहा है, टंग मूव कर रहा है, सब मूवमेंट है। लेकिन जिस मूवमेंट से प्लेस या लोकेशन चेंज हो जाए, उस वॉलेंट्री मूवमेंट को लोकोमोशन बोलते हैं, जो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग से हो सकता है। पैरामीशियम सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स किसमें हेल्प कर रहा था? मूवमेंट ऑफ फूड में, और किसमें? लोकोमोशन में। मैंने चैप्टर 2 में अभी रिवाइज भी करवाया। हाइड्रा चैप्टर 4 में अगेन हम लोगों ने निडेरियंस में पढ़ा था, उनके पास नीडोब्लास्ट टेंटेकल्स थी, नीडोसाइट्स था, उससे वो कैप्चर भी कर रहा था और लोकोमोशन भी। हमारे पास पैर है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है, हम लोग बॉडी पोस्चर को चेंज कर सकते हैं, लोकोमोशन भी शो कर सकते हैं। अब ये जो लोकोमोशन है, ये हमें हेल्प कर रहा है कि हम अपने डिमांड के अकॉर्डिंग अपना जगह चेंज कर सकें। खाने की, फूड की सर्च में हमारी बॉडी में लोकोमोशन आया, घर के लिए, मेट करने के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में अडैप्ट करने के लिए, एनिमीज से भागने के लिए, ये सब चीज के लिए हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत थी, तो इसलिए लोकोमोशन आया। अब हमें पता है हमारे अंदर की सेल्स किन 3 टाइप की लोकोमोशन लोकोमोशन ये मूवमेंट शो करती है। अमीबा, बॉयड, सीलियरी, और तुम्हारा मस्क्यूलर। तो अमीबॉइड मूवमेंट कौन शो कर रहा है? जो बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस है, ल्यूकोसाइट्स है, वो सब अमीबॉइड मूवमेंट शो कर रहे हैं। और अमीबा के पास तो स्यूडोपोडिया है, वो तो अमीबॉइड मूवमेंट शो करेगा ही। और कौन? साइटोस्केलेटल एलिमेंट इन लाइक माइक्रोफिलामेंट्स भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करे। सीलिया, जहां सीलिया प्रेजेंट होगा, हमें पता है कि ब्रोंकियोल्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीलिया होती है, तो ब्रोंकियोल्स में डस्ट पार्टिकल को रिमूव करेगा, और कहाँ पे सीलिया है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ओवा को पैसेज देगा जनने को। उसके बाद मस्कुलर मूवमेंट, मतलब वैसा मसल हमारा क्या कर रहा है? हमारे को पोस्चर चेंज करने में मदद कर रहा है, हमें एक जगह से दूसरे जगह में जाने में मदद। मूवमेंट लिम्स के, जॉस के, टंग के, सब कुछ मसल्स के थ्रू हो रहा। हमने चैप्टर 8 में सीलिया और फ्लैजिला पढ़ा। सीलिएटेड मूवमेंट समझ आ गया। फ्लैजिला कहाँ है? स्पर्म्स में, उसके स्विमिंग में हेल्प करता है। और कहाँ पढ़ा फ्लैजिला? वाटर करंट को मेंटेन करने के लिए कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस, हम लोगों ने देखा था ना, स्पंजेस के पास फ्लैजिला थे। और इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। अगेन तुमको यूग्लिनॉइड्स याद है? यूग्लिनॉइड्स के पास क्या थे? 2 फ्लैजिला थे। तुम्हें सब कुछ याद, अभी एक एक लाइन रिवाइज करवाऊंगी मैं। स्पंजेस पे पहले आते हैं। अच्छा, स्पंजेस के चैप्टर में कहीं नहीं लिखा था कि उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट था, लेकिन तुम याद रख सकते हो, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला यूग्लिनॉइड। प्लांट किंगडम में पढ़ा था यूग्लिना, राइनोफ्लैगेलेट्स। प्लांट किंगडम में नहीं। ये रहा यूग्लिनॉइड्स। तो डिस्टेंस का क्लासिफिकेशन था यूग्लिनॉइड। तो 2 फ्लैजिला थे, एक शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला। याद आया? तो वही यूग्लिना की यहाँ पे बात हो रही है। सब चीज को रिलेट करते हुए पढ़ना है। अब मसल क्या होते हैं बच्चों? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, मीजोडर्म ओरिजिन के, एम से मसल, एम से मीजोडर्म। 40 से 50% बॉडी वेट किसका है? मसल्स का है। एक्साइटेबल है, कॉन्ट्रेक्टाइल है, एक्सटेंसिबल है, इलास्टिक है। अब ये स्केलेटल मसल्स, विसरल और स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि इनके पास स्ट्राइशंस होते हैं, इसलिए स्ट्राइटेड मसल्स, ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, बॉडी पोस्चर को चेंज करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और कुछ हमारे बॉडी में स्मूथ मसल्स होते हैं, जिसको विसरल मसल्स बोलते हैं, जो कि इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं,
स्मूथली अपना काम करते रहते हैं, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। लाइक फूड का ट्रांसपोर्ट करना, गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट करना, ये सब अपना स्मूथ मसल चुपचाप करता रहता है बिना हमें परेशान किए। और हमारी बॉडी में क्या थे, कुछ कार्डियक मसल्स, कुछ नहीं, एक ही कार्डियक मसल जो हार्ट में प्रेजेंट होता है। अगेन ये अब कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, ये कोई भी एक्टिव, इनवॉलेंट्री मतलब नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होते, अपना एक्शन खुद शो करते रहते हैं। हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया, स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ना नहीं है। अब पढ़ेंगे स्केलेटल मसल जो मूवमेंट में हेल्प करा रहा है, लोकोमोशन में हेल्प करा रहा है। सबसे पहले एक मसल किसका बना होगा, बहुत सारे मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर भी क्या होंगे, बहुत सारे मसल फाइबर। अब ये मसल फाइबर है क्या, मसल के सेल है, सेल के बाहर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। और मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगी उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, लेकिन एक नहीं, बहुत सारा, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस कैसा होगा, सेशियम जैसा। इसके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि अगेन स्टोर हाउस है कैल्शियम आयंस का। अब ये मसल फाइबर्स पैरेलली अरेंज्ड है एक दूसरे में, और इसमें ऑल्टरनेट डार्क बैंड और लाइट बैंड हमें देखने को मिलेगा। दैट इज इसी की वजह से इसका स्ट्राइटेड अपीयरेंस आ रहा है। ये ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है क्या, ये प्रोटीन्स है। इन प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन इज अर्ली, दैट इज लाइट बैंड विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोट्रोपिक बैंड, वेयर ए बैंड जो है दैट इज द डार्क बैंड, दैट इज तुम्हारा मैड। मायोसिन बैंड is also known as anisotropic band और A band और डार्क बैंड। हमने पढ़ा कि ये दोनों प्रोटीन्स कैसे अरेंज्ड है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज्ड है, पैरेलल टू ईच अदर। एक्टिन पतला है, इसके सेंटर में जो लाइन है यहाँ पे भी देख सकते हैं, उसको जेड लाइन बोल रहे हैं। और मायोसिन के सेंटर में जो लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे एम लाइन। दो जेड लाइन के बीच में जो जगह है उसको सार्कोमियर, यही फंक्शनल यूनिट है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन का। और ये जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पे पैरेलली अरेंज्ड है तो बीच में एक जगह है जो एक्टिन मायोसिन को कवर नहीं कर रही है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं एच जोन। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। अब हम लोग आते हैं, पहले एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। देख, एक्टिन जो होता है वो बच्चों दो फिलामेंटस एक्टिन का बना होता है। ये दिख रहा है फिलामेंट जैसा एक्टिन है, ये दो फिलामेंटस एक्टिन का बना होता है एक एक्टिन। अब ये फिलामेंटस एक्टिन बहुत सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, देखो एक दूसरे में पूरा हेलिकली वुंडेड है, एक दूसरे में पूरा अटैच्ड है, बिल्कुल गहरी दोस्ती है। अब इसके ऊपर तुमको कुछ ट्रोपोमायोसिन बैंड्स दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, दो फिलामेंट है जो एफ एक्टिन के ऊपर भी होगा। और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कुछ ट्रोपोनिन दिख रहा है, छोटा छोटा, रेगुलर इंटरवल पे, थोड़े थोड़े दूर पे। जब ये रेस्टिंग स्टेट में ये ट्रोपोनिन इसके ऊपर रहता है बच्चों, तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से अटैच नहीं हो सकता, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। रेस्टिंग स्टेट में एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन है, जिसके वजह, इस ट्रोपोनिन के वजह से मायोसिन इसके बाइंडिंग है। ठीक है, ये हो गया एक्टिन फिलामेंट। अब मायोसिन प्रोटीन के बारे में आते हैं, ये भी पॉलीमराइज्ड होगा। ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स, और ये मोनोमर्स है क्या, मीरो मायोसिन मिलकर के मायोसिन बनाएंगे। अब इसमें एक थिक फिलामेंट होगा जिसका दो पार्ट होगा, एक हेड पार्ट होगा विथ अ शॉर्ट आर्म, और एक टेल होगा जिसको लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं। तो एक हेड वाला पार्ट होगा और एक टेल वाला पार्ट होगा, तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसका जो हेड पार्ट है बच्चों, उसमें उसको हम लोग हेड, तो हैवी हैवी मीरोमायोसिन होगा, और टेल में लाइट वाला मीरोमायोसिन होगा। तो जो हैवी वाला मीरोमायोसिन है, अब यहाँ पे देखो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इट इज हैविंग एन एक्टिव एटीपी बाइंडिंग साइट इनके पास होगा, और एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा। यहीं से ये एक्टिन से भी बाइंड कर सकता है, लेकिन जब ये एटीपी से बाइंड करेगा तब ये एक्टिन से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो नॉर्मली ये एटीपी से बाइंड करके रखता है। ठीक है, क्रॉस आर्म किसको बोलते हैं, ये रेगुलर डिस्टेंस में प्रेजेंट होता है, और ये एक एंगल बना रहा है, दिख रहा है, ये एक एंगल बना रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस आर्म। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत अच्छे से सुनना है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने, यहाँ पे जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें ये तो ऐसे ऐसे अरेंज है ना, ये ऐसे ऐसे, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, ऐसे ऐसे स्लाइड करेंगे एक्टिन मायोसिन, और कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो स्लाइडिंग थ्योरी हमें याद रखनी है, वो भी फिलामेंट है इसलिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हो गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, दिमाग से। कोई नर्व होगी मसल वाली, मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन, ठीक है, और मसल फाइबर, ये मिलकर के क्या बना, मोटर यूनिट बना। और इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बची बच्चों, उसको हम लोगों ने न्यूरो और मसल
कि बीच की जंक्शन क्या होगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर इसको हम लोग मोटर एंड प्लेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं तुम्हें, ये हमने वैसे जब न्यूरोट्रांसमीटर्स वाला पार्ट और न्यूरल सिस्टम वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तब वहां पे आएगा कि एक सिनेप्स करके वो पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। ऐसे करके मान लो ये तुम्हारा न्यूरॉन है और ये तुम्हारा मसल है, मिल करके इसने मोटर यूनिट बनाई। अब न्यूरॉन से क्या हुआ, न्यूरल सिग्नल इस जंक्शन पे पहुंच गया, तो वहां से एसिटाइल कोलिन नाम की एक हार्मोन है वो रिलीज हुई, एक न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन नहीं बोलो, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुई। अब ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आ गया एसिटाइल कोलिन, अभी इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल फाइबर में फैल जाएगा। जब एक्शन पोटेंशियल आ गया, ये एक्टिवेट हो गया, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हो जाएगा सार्कोप्लाज्म में। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, ये कैल्शियम जा करके ट्रोपोनिन से बाइंड कर लेगा। अब कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड कर लिया, मतलब ट्रोपोनिन अलग हो गया। अब एक्टिन और एक्टिन का जगह खाली हो गया मायोसिन से बाइंड करने के लिए, तो एक्टिन मायोसिन से बाइंड कर जाएगा। एक्टिव की मास्किंग, एक्टिव साइट फॉर मायोसिन की मास्किंग को रिमूव कर दिया ये, और अल्टीमेटली वो एक्सपोज कर दिया एक्टिव साइट और एक्टिन को। और अब जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से अटैच होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्विच की फॉर्मेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो कि एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे से जब अटैच हो गए तो क्रॉस ब्रिज बन गया। और जब क्रॉस ब्रिज बनता है तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब एटीपी टूटता है, एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या चीजें होंगी बच्चों, तुम खुद बताओ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे हम लोग डायग्राम हम लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इससे जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, सार्कोमियर छोटा हो रहा है। हाँ। क्या एच जोन गायब हो रहा है? हाँ। क्या आई बैंड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? हाँ। लेकिन क्या ए बैंड पे कोई फर्क आ रहा है? नहीं। सारी लाइंस छोटी होगी लेकिन ए बैंड पे कुछ भी फर्क नहीं आएगा, यही चीज वहां पे लिखा है। जेड लाइन आपस में पास में आ जाएंगे, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा, आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ए बैंड अपना लेंथ को रिटेन करेगा, एच जोन तो गायब ही हो जाएगा। तो अब जब कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो इसको रिलैक्स भी करना है, तो रिलैक्स जब होंगे तो वापस से एटीपी आकर के यहाँ पे बाइंड करेगा, और जब एटीपी बाइंड करेगा तो ये जो मायोसिन है वो अलग हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। और ये बार बार कंटिन्यूअस है, ऐसे जब तक कैल्शियम प्रेजेंट है बार बार कॉन्ट्रैक्शन, बार बार रिलैक्सेशन होता रहेगा। और अगर ये रिपीटेड होता रहा बिना कोई कंट्रोल के, तो उसके वजह से क्या होगा, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर बॉडी, उसको हम लोग जिसकी वजह से फटीग होगा। हम लोगों ने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ा था ना, कि अगर कंटिन्यूअस कोई भी मसल्स को यूज करो, जैसे एथलीट्स लोग करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है और अल्टीमेटली मसल थक जाता है, यू कांट परफॉर्म वर्क उसके बाद। अब मसल के पास एक रेड कलर की पिगमेंट होती है जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं, और ये ऑक्सीजन स्टोरिंग होती है, क्योंकि मसल को ऑक्सीजन की जरूरत है अपना काम करने के लिए। तो जब, अब इसमें भी मसल फाइबर्स दो टाइप के होते हैं। रेड फाइबर में ये ऑक्सीजन कंटेंट वाला मायोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो ज्यादा होगा, तो वो रेड, इसलिए वो रेडिश दिख रहा है। और बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, रेड फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन सब ज्यादा होंगे, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पाएगा, ज्यादा एटीपी को स्टोर कर पाएगा। और एरोबिक मसल्स में ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन जिनको जरूरत होती है वो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। और व्हाइट फाइबर्स क्या है, वहां पे मायोग्लोबिन कंटेंट कम है, इसलिए वो व्हाइटिश या पेल टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम है, और यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है और माइटोकॉन्ड्रिया कम है, और ये एनारोबिक प्रोसेस वाले मसल्स में प्रेजेंट होगा। आई होप अभी तक सब कुछ काफी क्लियर हो गया होगा, कुछ भी टफ नहीं है इसमें बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, बिना रीड किए सिर्फ स्ट्रक्चर देख करके हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। क्या होगा, एक एफ एक्टिन होगा, एफ एक्टिन गोल गोल ग्लोबुलर एक्टिन का बना होगा, इसके ऊपर क्या है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलरली अरेंज ट्रोपोनिन है। जब तक ये ट्रोपोनिन एक्टिन से अटैच्ड है तब तक ये मायोसिन को अपने पास नहीं आने देगा। मायोसिन किसकी बनी है, मीरोमायोसिन की। अब इसके पास भी एक हेड है जो कि हैवी मीरोमायोसिन है, और एक टेल है जो कि लाइट मीरोमायोसिन है। इंपॉर्टेंट हेड वाला ही पार्ट है। हेड के पास एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट है। जब एटीपी बाइंड होगा तो एक्टिन नहीं होगा, जब एक्टिन बाइंड होगा तो एटीपी बाइंडिंग।
मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, इसलिए इसको कौन सी थ्योरी बोल रहे हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सिंपल सा बेसिक जो इसमें लिखा है मैं उसको तुमको बोल करके बता रही हूँ डायग्राम के बेसिस पे। यहाँ से ये तुम्हारा न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, और जो कि सीएनएस में है, और ये तुम्हारा है मसल फाइबर। हमको मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, यहाँ पे जनरेट हुआ इम्पल्स, और उसने क्या रिलीज किया, एसिटाइल कोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। वो इम्पल्स कहाँ गया, मसल फाइबर में। ये कहाँ पे स्प्रेड हो गया, पूरे मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल। अल्टीमेटली क्या होगा, कैल्शियम आएगा, वो मसल को क्या बोलेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाओ। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, जब ये कैल्शियम आ जाएगा तो ये जाकर के ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाएगा। अब ट्रोपोनिन से बाइंड कर गया तो एक्टिन खाली हो गया, एक्टिन जाकर के मायोसिन से बाइंड कर जाएगा। जब एक्टिन मायोसिन से बाइंड कर गया तो क्या बना, एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। अब थोड़ी देर के बाद मसल को रिलैक्स भी कराना है, तो एक्टिन के पास जो एटीपी बाइंडिंग साइट, सॉरी मायोसिन के पास जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, मायोसिन उससे जाकर के बाइंड कर जाएगा और अल्टीमेटली एक्टिन को अकेला छोड़ देगा, जो कि नॉर्मली हो रहा था, और वो रिलैक्स कर जाएंगे। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या क्या चीजें होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब सार्कोमियर का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एच जोन गायब हो रहा है, आई बैंड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इधर जो जेड लाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये ए बैंड में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। यही सेम चीजें यहाँ पर लिखी है। अब अगर रिपीटेड एक्शन होता रहेगा मसल्स का तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा, मसल जल्दी थक जाएगा। अब हमारे बॉडी में एक ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट होते हैं मसल्स में, जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि रेड कलर का अपेयर होते हैं। इन मसल्स को रेड फाइबर्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ज्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और उसको स्टोर करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ये एरोबिक मसल्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मसल्स हैं जिनके पास ये बहुत कम क्वांटिटी में ये मायोग्लोबिन, जिसकी वजह से वो व्हाइट कलर का पेयर होता है, तो उनको व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं। उनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है, और ये एनारोबिक प्रोसेस से एनर्जी बना रहे हैं। वो एरोबिक प्रोसेस है और ये एनारोबिक प्रोसेस है। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं स्केलेटल सिस्टम। अभी स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ा, अब हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम, जिसकी वजह से हम मूव कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं हमारे बॉडी में। तो दो डिविजन्स होते हैं बच्चों। एक तो तुम्हारा एक्सियल स्केलेटन सीधा, जो हम लोगों को मेन एक्सिस में रखने में मदद कर रहा है। एक हमारा जो मेन एक्सिस जिससे कनेक्टेड है, लिम्स ये सब, जो कि मूवमेंट में, चलने में, लिखने में, ये सब। एक हम लोगों को एक जगह रखने में हेल्प कर रहा है, एक हम लोगों को मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन के बारे में आते हैं बच्चों। एक्सियल स्केलेटन में क्या दिख रहा है, ये क्या है, स्कल, और ये क्या है हमारा पीछे, वर्टिब्रल कॉलम। दो चीजें, स्कल एंड पीछे वर्टिब्रल कॉलम। हम लोगों को डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना, बस एनसीईआरटी में जितना लिखा है उतना पढ़ना है। स्कल में कितने बोन्स होते हैं, तो दिमाग का बोन और चेहरे का बोन, ये मिलकर के हमारा स्कल बन रहा है। तो हमारे क्रेनियल बोन्स जो होते हैं वो 8 होते हैं, 8 इन नंबर, और यही प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अंदर क्या है, ब्रेन है। ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, यही क्रेनियम प्रोवाइड कर रहा है। और चेहरे में टोटल कितने बोन्स है बच्चों, 14। ये फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बोन होती है, हायोइड बोन एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। बस इतना ही एनसीईआरटी में लिखा है, इतना ही याद करना है, ठीक है। और हमें मिडल ईयर की 3 बोन्स याद रखनी है, जिसको हम लोग मिस करके याद रख सकते हैं, दैट इज मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज। अब ये स्कल जो है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होगा। तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, पीछे 2 कोंडाइल्स होते हैं बच्चों, ये कोंडाइल के थ्रू अटैच्ड है, इसको ऑक्सीपिटल कोंडाइल बोलते हैं। और 2 है इसलिए डाइकोंडाइलिक स्कल हो गया हमारा, 2 कोंडाइल वाला स्कल। तो हमें बस क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स कितने टोटल प्रेजेंट है, हायोइड बोन मिस करके मेलियस, इंकस और स्टेपीज और कोंडाइल्स के बारे में याद रखना है। तो ये स्कल हो गया, कभी इस पे एज सच क्वेश्चन पूछा नहीं गया। अब पीछे आते हैं वर्टिब्रे। वर्टिब्रे कल मैंने तुम्हें बोला था कि जब मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊंगी तब तुम्हें समझाऊंगी, क्यों, ताकि आज तुम लोग डायग्राम देख के समझोगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा और पहले वाला चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। लंग्स कहाँ पे था, लोअर थोरैसिक, लंग्स नहीं सॉरी किडनी, कहाँ पे थी, लोअर थोरैसिक एंड L3 वर्टिब्रा तक प्रेजेंट था। अब ये थोरैसिक और लंबर वर्टिब्रा क्या होता है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखो, बेस ऑफ द स्कल, ये हो गया, ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम, यही हमारा मेन फ्रेमवर्क बना रहा है, ठीक है। अब इसमें सेंट्रल पार्ट जो होता है ना वर्टिब्रल कॉलम का बच्चों, खाली होता है, हॉलो होता है, क्यों, क्योंकि इससे स्पाइनल कॉर्ड जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को जगह दे रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो पहला जो
वर्टिब्रा होता है उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं, टोटल 7 नंबर का ये सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। फिर तुम्हारा ये थोरैक्स वाले रीजन में पीछे जो वर्टिब्रा होता है उसको थोरैसिक, इसको टोटल 12 होता है। फिर लंबर वर्टिब्रा जो होता है वो L5, लंबर ये वाले रीजन में जो होता है वो लंबर वर्टिब्रा कहलाता है। पीछे जो नीचे वाले रीजन में होता है वो सेक्रम होता है। सेक्रम एक ही फ्यूज्ड, वैसे तो S1 S2 S3 S4 S5 जब तुम एमबीबीएस में होगे एनाटॉमी में पढ़ोगे, लेकिन सब ये बोन्स जो है वो एक दूसरे से फ्यूज्ड है, इसलिए वन फ्यूज्ड हम लोग बोलते हैं। और कॉकिक्स भी क्या है तुम्हारा, फ्यूज्ड है। तो टोटल काउंट करो तो कितने हो जा रहे हैं ऐसे करके, 26 वर्टिब्रे हो जा रहे हैं। बस इतना ही याद रखना है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट था, लोअर थोरैसिक टू L3, थोरैसिक और लंबर वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट था तुम्हारा क्या, किडनी, वो भी डॉर्सल पार्ट में। स्पाइनल कॉर्ड को तो प्रोटेक्शन देगा ही, हेड को भी तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम। और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रिब्स को भी, रिब्स आगे से पीछे जाके कहाँ पे अटैच होगा, तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आती है स्टर्नम एंड रिब्स। ये देखो बच्चों, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, आगे स्टर्नम है और इधर रिब्स है जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जाकर के अटैच हो रही है। तो स्टर्नम क्या है, फ्लैट बोन है जो कि आगे की साइड वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट है। और रिब क्या है, फ्लैट बोन है जो कि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और आगे स्टर्नम से अटैच्ड है। ठीक है। अब सारे रिब्स ऐसे अटैच नहीं होते, इसमें भी डिफरेंस है। और इस पे बार बार PYQ आया है, देखो सारे जो है वो येलो से मार्क है। जो पहला 7 पेयर है बच्चों, वो तो पीछे की साइड वर्टिब्रे से, वो भी थोरैसिक वर्टिब्रे से, और आगे की साइड स्टर्नम से अटैच्ड है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं, या फिर वर्टिब्रो स्टर्नल, पीछे वर्टिब्रा आगे स्टर्नम, तो वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स हो गए। ठीक है। और ये हाइलीन कार्टिलेज से अटैच्ड है। उसके अलावा कौन से रिब्स होते हैं बच्चों, 8 9 और 10 रिब्स। ये पीछे तो अटैच होते हैं वर्टिब्रा से, बट आगे ये स्टर्नम के पास नहीं जाते, इंस्टेड ये विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। अब इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स रिब। ट्रू रिब्स वो थे जो पीछे जाकर के वर्टिब्रल कॉलम और आगे जाके स्टर्नम में अटैच हो रहे थे। फॉल्स जो पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम में अटैच होंगे बट आगे स्टर्नम में नहीं जाकर के सेवेंथ रिब से अटैच हो जाएंगे। और कार्टिलेज से अटैच हो रहे इसलिए इसको वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। ये सब पे PYQs है बच्चों, रिपीटेड PYQs है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब लास्ट 2 पेयर जो हुआ वो तो फ्लोट कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे तो किसी से कोई मतलब ही नहीं। वो पीछे बस वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और आगे किसी से भी अटैच नहीं है, वो तो फ्लोट कर रहा है, वो अपने मजे वाली दुनिया में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स बोलेंगे। तो वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स के बारे में हमें पता है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स के बारे में हमें पता है, और वर्टिब्रल रिब्स के बारे में पता है। तो ये जो थोरैसिक वर्टिब्रा है और जो रिब्स है और जो स्टर्नम है, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये केज बना रहे हैं, इसको एक केज जैसा स्ट्रक्चर, एक पिंजरा बना रहे हैं। और इस पिंजरे के अंदर क्या रहता है, लंग्स रहता है। हमने पढ़ा था ना लंग्स का डायग्राम। तो इसी पिंजरे के अंदर बंद होता है, इसी रिब केज के अंदर लंग्स होता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सियल स्केलेटन की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पे, मतलब लिम्स पे। तो हाथ हो चाहे पैर हो बच्चों, बोन 30 ही है। हाथ में भी 30 बोन है, पैर में भी 30 बोन। अब तुम्हें यहाँ पे कुछ कुछ चीजें याद रखनी होगी। मुझे नहीं लगता ये जो इसको फोर लिम्स बोल रहे हैं हाथ को, और पैर हमारा हाइंड लिम्स हो गया। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये पता होगा कि इसको यूमरस बोलते हैं। ऊपर ये जो यहाँ तक जो बोन है यहाँ पे, इसको यूमरस बोलते हैं। हमारे नीचे वाले आर्म पे, फोर आर्म पे 2 बोन्स होती है बच्चों, यहाँ इधर साइड रेडियस अलग होती है, इस साइड अल्ना होती है। ठीक है। फिर रिस्ट की बोन्स होती है, फिर रिस्ट के नीचे मेट, जिसको कार्पल बोन्स बोलते हैं, कार्पल बोन्स के आगे मेटाकार्पल बोन्स, और फिर फैलेंजेस मतलब डिजिट्स मतलब फिंगर्स। तो यूमरस रेडियस अल्ना तो अलग हो गया। रिस्ट में तुम्हारे टोटल 8 बोन्स है, मेटाकार्पल मतलब पाम में टोटल 5 बोन्स है, और फैलेंजेस में टोटल 14 बोन्स है। इस पे बार बार क्वेश्चन आया, देखो येलो मार्क है, तुमको याद रखना है। लेग्स में भी ऐसे ही होगा, एक बड़ा सा बोन होगा, जैसे यूमरस है इधर फीमर होगा। फिर उसके नीचे रेडियस अल्ना है तो पैर में टिबिया और फिब्यूला होगा। और फिर एंकल की बोन होगी, जैसे यहाँ पे रिस्ट की बोन थी। एंकल को टार्शल बोल रहे, तो उसके नीचे ये वाला जो पैर का पंजा वाला पार्ट होगा वो मेटाटार्जल हो जाएगा। और उंगलियों में कोई फैलेंजेस या डिजिट्स बोलेंगे। सेम यहाँ पे 8 बोन है बच्चों, यहाँ पे 7 है। यहाँ तो 5 और 5 हो गए, और डिजिट्स में इधर 14 हो गई। तो मैम यहाँ पे एक बोन एक्स्ट्रा कहाँ से आया, हमारे पैर में कप शेप बोन भी तो है, पटेला नी कैप, जो बॉडी को ऐसे 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 करने में हेल्प करता है, तो वो एक एक्स्ट्रा बोन हो गया। क्लियर। अब हम लोग यहाँ तक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल एंड जॉइंट्स पे। आई होप तुम्हें याद हो गया होगा। अब तो मुझे मतलब रीड करके बताने की भी जरूरत नहीं है कि बोन और कार्टिलेज से मिलकर के बनता है स्केलेटल सिस्टम।
अगर हमारे पास जॉ बोन नहीं हो तो क्या हम खाना चबा पाएंगे? अगर हमारे पास लिम्ब बोन्स नहीं हो तो क्या हम चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे बोन्स और कार्टिलेज के बारे में हमने ओआरएस में इसलिए नहीं लिखा था बच्चों, क्योंकि हमने बोन्स और कार्टिलेज के बारे में कहाँ पहले पढ़ रखा है? यहाँ पर। कार्टिलेज किसकी बनी है? कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन की बनी है। क्या होती है? सॉलिड, फ्लाइबल, कंप्रेशन नहीं होने देती है। वर्टिब्रेट में जो कार्टिलेज होता है वो रिप्लेस हो जाता है बोन्स में एडल्ट से। कहाँ कहाँ कार्टिलेज? टिप ऑफ द नोज, याद करो, आउटर ईयर जॉइंट्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और बोन्स क्या होती है? हार्ड होती है, ये नॉन फ्लाइबल होती है, इसमें कैल्शियम होता है, ये स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल्स लैक्यूने में प्रेजेंट होते हैं। लेग्स के जो बोन्स होते हैं वो वेट बेयरिंग दे रहे हैं, ये स्केलेटल मसल्स के साथ इंटैक्ट करके मूवमेंट कर रही है, इसलिए तो हम लोग बोन्स और इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो अल्टीमेट मूवमेंट का ही इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे बस सिंपल सा लिख दिया है कि बोन के पास हार्ड मैट्रिक्स होगी क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट है, और बाद वाला जो कार्टिलेज है वो प्लाइबल होगा क्योंकि कॉन्वर्टिंग सॉल्ट है। टोटल कितने बोन्स है? 206 बोन्स है। पीवाईक्यू तो कभी आया नहीं, लेकिन ये यू शुड नो। एक्सियल स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में कितने बोन है? टोटल 80 बोन है। कैसे? स्कल और वर्टिब्रल कॉलम को मिला करके। स्कल में कितने बोन्स है? 22। कैसे? 8। क्रेनियल बोन्स 14। फेशियल बोन्स 1। हायोइड बोन 3। मेलियस इंटरस्टेटिस मिडिल ईयर के बोन्स। और बस इतना ही याद है। और एक दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स जो कि वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट कर रही है स्कल को, इसलिए डाइकोंडाइलिक स्कल बोल रहे हैं क्योंकि दो कोंडाइल्स हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्रे कौन कौन से? 7, सी 7, टी 12, एल 5, एस 1 फ्यूज्ड, कॉकिक्स 1 फ्यूज्ड। काउंट कर लो, टोटल 26 हो गए। सेम चीज यहाँ पे लिखा। फर्स्ट वर्टिब्रे, फर्स्ट C1 वर्टिब्रे का यहाँ पे नाम भी दिया है, हम लोगों को याद रखना है एटलस। उसके अलावा किसी का नाम नहीं दिया है तो हम लोगों को उसको नहीं याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? स्टर्नम है आगे की साइड, पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम, ये रिब्स। ये पूरी पैराग्राफ में यही लिखा है। मुझे लगता है पैराग्राफ पढ़ने से पहले तुम लोग बता दोगे। स्टर्नम आगे का फ्लैट बोन है और ये साइड के फ्लैट बोन्स। टोटल कितने रिब्स थे? 7 प्लस 3 प्लस 2, 12 रिब्स थे। कैसे? 7 रिब्स वर्टिब्रो स्टर्नल है, पीछे वर्टिब्रो और आगे स्टर्नम से। 8, 9, 10 वर्टिब्रो कॉन्ड्रल है, और 11 और 12 फ्लोटिंग है, वो सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स है। सेम चीज है यहाँ पे लिखी है। ये थोरैसिक वर्टिब्रे, ये स्टर्नम, ये रिब्स मिलके रिब केज बना रहे हैं, और इस केज के अंदर कौन है? लंग्स है। अब लिम्स के बोन, जिसको हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, उसमें टोटल कितने बोन्स होते हैं? 30 बोन। हाथ के और पैर के दोनों के 30-30 बोन होते हैं। कैसे? यूमरस पैर का थाई, रेडियस और अल्ना पैर में टीबिया और फिब्यूला, हाथ का रिस्ट, पैर का एंकल। तो यहाँ पे 8 बोन्स, पैर में 7 बोन्स, क्योंकि पैर में एक्स्ट्रा नी कैप है। और यहाँ पे मेटाकार्पल, पैर में मेटाटार्सल, दोनों में 5-5। हमारे हाथ की उंगलियां, हमारे पैर की उंगलियां, दोनों 14-14। याद कर लो, बार बार पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पेक्टोरल गर्डल। गर्डल क्या होता है? जो अपर और लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से अटैच करें, सेंटर पॉइंट से अटैच करें। तो ये हमारा हाथ है। हाथ इससे कैसे अटैच है? यहाँ पे एक बोन दिख रहा है, ये वाली बोन, इसके थ्रू ये सेंटर में स्टर्नम से अटैच है। तो ये हाथ, ये बोन का नाम है क्लैविकल। पीछे की थ्रू किससे अटैच्ड है? वर्टिब्रल कॉलम से, तो पीछे है तुम्हारा स्कैपुला। तो ये क्लैविकल और ये स्कैपुला मिल करके क्या बना दिया? पेक्टोरल गर्डल। वैसा चीज जो अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट कर रहा है। वैसे ही नीचे की साइड पेल्विक गर्डल, दो बोन्स है यहाँ पे तुम्हारे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉक्सल बोन, और बेसिकली इलियम, ईशियम और प्यूबिस का बना होता है। ये पैरों की जो थाइज है उसको किससे कनेक्ट कर रहा है? बीच में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल के बारे में। तो ये अपर और लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से अटैच कर रहा है, और ये दो हाफ्स का बना है। ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल का एक हाफ में क्लैविकल और स्कैपुला, एक हाफ में क्लैविकल एंड स्कैपुला। पीछे होता है क्लैविकल और स्कैपुला। फ्लैट बोन होती है, ऐसे करके बोन होती है पीछे स्कैपुला, और इसमें एक स्पाइन ऐसे निकलता है और एक ऐसे एक्रोमियन प्रोसेस निकलती है। ठीक है। आगे की साइड क्लैविकल होता है, जिससे ये आर्टिकुलेट करता है। ठीक है। इसी को कॉलर बोन भी बोलते हैं। देखा करो एक्ट्रेसेस लोग इसको बहुत ज्यादा शेप में रखने का कोशिश करती है। उसके बाद एक्रोमियन के नीचे, इस एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक डिप्रेशन होता है यहाँ पे, जिसको ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, और इसी ग्लिनोइड कैविटी में यूमरस आकर के घुस रहा है। तो यूमरस इस जिस जगह पे आकर के घुस रहा है वो क्या है? तुम्हारी ग्लिनोइड कैविटी।
ये क्या बना रहा है? शोल्डर जॉइंट। तो अब तुम बोलोगे शोल्डर जॉइंट कैसे बना? ये जो हेड ऑफ द ह्यूमरस कहाँ गया? ग्लिनोइड कैविटी में गया। तो आज से तुम्हें पेन जब होगा शोल्डर्स में तो तुम क्या बोलोगे? मम्मी शोल्डर जॉइंट में पेन हो रहा है कि क्या बोलोगे? मम्मी जो ग्लिनोइड कैविटी में हमारा ह्यूमरस घुसा है वो वाला जो जॉइंट है वो काफी पेन कर रहा है। डिवाइस भी होता रहेगा, डेली लाइफ में यूज भी आ जाए। मसल कौन सी यहाँ पे प्रेजेंट होती है? डेल्टॉइड मसल्स। अगेन बस नाम याद रखना है, इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना, वो एमबीबीएस में पढ़ेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे सारे बोन्स भी अच्छे से दिखाए बच्चों। क्लैविकल दिखाया है, पीछे स्कैपुला है, यूरेनस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल बोन्स है, मेटाकार्पल बोन्स है, पैलेजस है। ये पूरा पिक्चर दिखा दिया। अब आता है पेल्विक गर्डल। दो कॉक्सिल बोन का बना है, और वो कॉक्सिल बोन इलियम, ईशियम और प्यूबिस की बनी है। अब अबव द बोन्स इज अ कैविटी। अब यहाँ पे एक एसिटा, जैसे यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी है, यहाँ पे एसिटाब्यूलर कैविटी है जिससे थाई बोन, और यहाँ पे हेड ऑफ द ह्यूमरस दैट इज शोल्डर जॉइंट आकर के अटैच हो रहा है। तो जो हाफ है इस पेल्विक गर्डल के वो आगे मिलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस के थ्रू, जिसके पास फाइब्रस कार्टिलेज है। ये बस इतना सही है कि हम लोगों के हाथों को, मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से जॉइन करने के लिए बॉडी में पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल प्रेजेंट है। इलियम, सॉरी, क्लैविकल एंड पीछे स्कैपुला, और इधर दो कॉक्सियल बोन व्हिच इज मेड ऑफ इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। अब हम लोग आते हैं जॉइंट्स पे। हमारे बॉडी में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स या फिर बोन्स और कार्टिलेज के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो फोर्स विच इज जनरेटेड बाय मसल्स कैरी आउट द मूवमेंट। जो मसल्स जो फोर्स जनरेट कर रहा है उससे मूवमेंट होता है जॉइंट्स का। तो जॉइंट एक फलक्रम की तरह काम कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब तो बेसिक तुम्हें पता ही है, कभी पूछा नहीं जाए। वैसा जॉइंट जहां कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। स्कल के में टोटल 8 बोन्स है, हम लोगों ने पढ़ा। कितने बोन्स पढ़े थे? 8 और 14। क्रेनियल बोन्स 8। तो 8 बोन्स, क्या सर घूम रहा है? क्या अंदर बोन्स ऐसे ऐसे घूम सकते हैं? नहीं। लेकिन ये बोन्स आपस में कनेक्टेड तो होंगे। तो किस जॉइंट, क्या जॉइंट है इनके बीच में? फाइब्रस जॉइंट, जो कि कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। फ्लैट स्कल बोन्स फ्यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स के फॉर्म में होगा, और इससे क्या बनेगा तुम्हारा? क्रेनियम। तो यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू हो गया, फाइब्रस जॉइंट हो गया। अब कुछ होते हैं कार्टिलेजिनस जो कि लिमिटेड मूवमेंट शो करते हैं। वर्टिब्रे के बीच में जैसे हम आगे झुक पा रहे हैं, हम लोग बैक बेंडिंग कर पा रहे हैं, ये लिमिटेड मूवमेंट है हमारे बॉडी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट पीछे वर्टिब्रल कॉलम पे वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट। अब कुछ ऐसे जॉइंट्स जो हमें लोकोमोशन और मूवमेंट करवाने में हेल्प करे। क्यों? क्योंकि ये दो जॉइंट के बीच में कैविटी है, जिस कैविटी में फ्लूइड भरा पड़ा है। सिंपल, हम लोग हाथ घुमा पा रहे हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है यहाँ पे ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है क्या? ये साइनोवियल जॉइंट है जिसके जिसमें दो बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, साइनोवियल कैविटी है जो कि हेल्प कर रहा है उनको मूव करने। तो साइनोवियल जॉइंट्स का अगेन एक एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। ये क्या है? ये हिंज जॉइंट है, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट। ये पाइवोट जॉइंट है, एटलस और एक्सिस के बीच में। नहीं, ये पाइवोट जॉइंट मैंने गलत बता दिया। पाइवोट जॉइंट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द C1 एंड C2 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्पल्स के बीच में कौन सी जॉइंट होगी? ग्लाइडिंग जॉइंट होगी। और कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में कौन सी जॉइंट है? तो सैडल जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। याद रखना है। बॉल एंड सॉकेट तो याद रहेगा, हिंज भी याद रहेगा, पाइवोट भी आई थिंक इसके वजह से गलत बताया लेकिन याद हो गया होगा अभी तक। ग्लाइडिंग जॉइंट यहाँ पर है और सैडल जॉइंट यहाँ पर। जी एस बस अलग से याद रखना है, बाकी तो याद हो गया होगा। तो एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना चाहिए। कुछ भी नहीं, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल के बारे में 4 बार मैंने रिपीट कर दिया है। ये अपर और लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट कर रही है। ऊपर क्लैविकल और स्कैपुला है जो कि फ्लैट बोन होती है, और इससे एक स्पाइन निकलती है और एक्नोमियल प्रोसेस जिसके नीचे एक कैविटी और डिप्रेशन होता है, उसी के थ्रू हेड ऑफ द ह्यूमरस उससे कनेक्ट। इसको कॉलर बोन बोलते हैं। और दो कॉक्सियल बोन है जो इलियम, ईशियम और प्यूबिस की बनी है। इसमें भी एक कैविटी होती है जिससे थाई बोन आके आर्टिकुलेट करता है। आगे ये प्यूबिक सिम्फाइसिस से वेंट्रली दोनों बोन्स मीट करते हैं टू फॉर्म विथ फाइब्रस कार्टिलेज। जॉइंट्स का काम होता है मूवमेंट करवाना। ये बोन्स और के बीच में भी हो सकते हैं, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब कुछ होते हैं ऐसे जॉइंट जो कोई मूवमेंट नहीं शो कर रहे, जैसे हमारे स्कल के बोन्स के बीच में होता है। फिर कुछ कार्टिलेजिनस जो कि लिमिटेड मूवमेंट शो कर रही है, वर्टिब्रा
तो स्कल और वर्टिब्रा फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गया और रिमेनिंग जो बचा लिम्स विम्स के आसपास वो तुम्हारा साइनोवियल जॉइंट हो गया। तो एक तरह से एब्सियल स्केलेटन में स्कल में तुम्हारा फाइब्रस ले लो और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम में ले लो। बाकी लिम्ब में तुम्हारा क्या बचा? साइनोवियल। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट याद हो गया, हिंज जॉइंट याद हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस के बीच में, बस मतलब सारे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट है, बस एक ही C1 और C2 के बीच में ही जो है वो साइनोवियल जॉइंट है। तो ये एक्सेप्शन हो गया कि हाँ, वर्टिब्रल कॉलम में सारे जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट है, बट एक ही ऐसा जॉइंट है जहां पे साइनोवियल जॉइंट है। तो ये भी ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, वहां पे भी मैंने यही वाला लिखा है। तो ये बच्चों अभी तुम लोगों को समझ बहुत कम आएगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी एग्जाम में, लेकिन इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। देखो माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस सुन करके तो कुछ समझ नहीं आएगा, बस एक ऐसा याद रखो एम से माइस्थेनिया ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हमने पढ़ा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, ये जो मोटर न्यूरॉन और तुम्हारा मसल फाइबर के बीच की जो जंक्शन थी, मतलब नर्व्स और मसल्स के बीच की जंक्शन, तो इसमें ये अफेक्ट हो जाता है। तो थकान, वीकनिंग, पैरालिसिस, ये सारा स्केलेटल मसल्स का हो जाता है। ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है, ऑटो इम्यून। उसके अलावा एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, अगेन ये भी जेनेटिक कंडीशन है। इसमें स्केलेटल मसल्स का डीजेनरेशन हो रहा है, प्रोग्रेसिव हुए जा रहा है डीजेनरेशन। इसमें पैरालिसिस हो रही है, इसमें प्रोग्रेसिव वो डीजेनरेट खत्म, डिस्ट्रॉफी डिस्ट्रॉय होता जा रहा है मसल्स, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, डिस्ट्रॉफी डिस्ट्रॉय हो रहा है मसल्स। और टेटनी एक कंडीशन होती है बच्चों, जब तुम्हारे ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है ना, तो रैपिड स्पाजम्स देखने को मिलता है बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाने के लिए, तो उसको टेटनी बोलते हैं। और जब यही जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको आइटिस, दैट इज आर्थराइटिस बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन वर्ड जहां जहां आता है वहां पे आइटिस रहेगा। तो अगर तुमको मैच द कॉलम में कभी भी कंफ्यूजन हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो तुम्हें आइटिस दिखे, कोई इधर वाले ऑप्शन में इन्फ्लेमेशन दिखे, तो उसके साथ मार्क कर दो, फिर रिमेनिंग अपने आप ऑप्शंस निकल आएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों। ये एज रिलेटेड, जब तुम्हारा बोन का मास कम हो जाता है और फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाता है। मम्मी लोग बोलती है ना घुटनों में दर्द हो रहा, तो बच्चों को ऐसे ही मतलब मजाक नहीं कर रही होती और ऐसे ही बहाना नहीं बना रही थी। उनमें ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है ना विद एज, तो अल्टीमेटली उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होता है, बोन मास कम होकर के फ्रैक्चर्स के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और एक होते हैं गाउट। गाउट में भी इन्फ्लेमेशन होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे यूरिक एसिड जमा हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो डिसऑर्डर्स थे, मुझे नहीं लगता इसको काफी डिटेल में मैं तुम्हें बताऊंगी, जैसे और सारे डिसऑर्डर्स का थोड़ा आगे पीछे बताती, क्योंकि कोई फायदा नहीं, कुछ याद नहीं रहेगा। माइस्थेनिया ग्रेविस में एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हो रहा है, मसल डिस्ट्रॉफी, मसल डिस्ट्रॉय हो रहा है, टेटनी कैल्शियम की कमी की वजह से बार बार मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, आइटिस आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज तुम्हारा बोन्स जो है विद एज बोन मास कम हो गया, गाउट इज इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन। यही सेम चीजें मैंने लिखी और देखो पूरा येलो मार्क है, ऐसा कोई भी एक लाइन नहीं जिससे क्वेश्चन नहीं आया। इससे ना मैच द फॉलोइंग बहुत आ रहा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पढ़ लो यार बच्चों। मसल मसल जो बेंड करता है वन अपॉन द अदर, उसको फ्लेक्सुरल मसल्स बोलते हैं। ये एक्टिविटी फ्लेक्स, ये फ्लेक्स कर रहे हैं, ये एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक मसल जब दूसरे मसल के ऊपर बेंड करता है तो उसको फ्लेक्सुरल मसल्स बोलते हैं। स्केलेटल सिस्टम लोकोमोशन में तो हेल्प कर रहा है, लेकिन ये आरबीसी का भी प्रोडक्शन करता है और ये मिनरल्स को भी स्टोर कर सकता है, ये याद रखना। लिगामेंट्स जब टूटेंगे तो क्या होगा? पेन होगा। बोन जो स्कल से रिलेटेड है एटलस, ये तो हम लोगों ने देखा। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स माइस्थेनिया ग्रेविस के अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है और सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस भी होता है। अगेन ये अभी बस याद रखो, इसके बारे में डिटेल में हम लोग एमबीबीएस में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा कि हमारा बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट अंदर अंदर हो रहे हैं, लेकिन जब हम इस मूवमेंट के थ्रू अपने पोजिशन को चेंज कर रहे हैं तो उसको हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।